friends, this is Pratibha Dwivedi, working assistant professor in Biyani Group of Colleges. Here, I welcome you all on behalf of GuruKPO.com. This video lecture is about cellular respiration. सेल के अंदर, एक लिविंग सेल के अंदर ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स को ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि एनर्जी जनरेट की जा सके एंड सेल उस एनर्जी को अपने अदर बायोकेमिकल फंक्शंस के लिए यूज़ कर सके। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स को ब्रेक डाउन करके एनर्जी जनरेट की जाती है, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन, दैट इज़ ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स टू जनरेट एनर्जी। एंड इसके अंदर जो हम ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स यूज़ कर लेते हैं, जो सेल ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स को ब्रेक डाउन करती है, वो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, प्रोटीन भी हो सकते हैं, लिपिड्स भी हो सकते हैं। जनरली जो सेल का प्राइमरी जो गोल होता है, जो मेन सबस्ट्रेट ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होता है जिसको वो प्राइमरी सबस्ट्रेट होती है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। सबसे फर्स्ट जो सेल प्रीफर करती है ब्रेक डाउन करने के लिए, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट एंड मोनोसेकेराइड शुगर्स, जनरली ग्लूकोज वगैरह को सेल ब्रेक डाउन करती है। सेलुलर जो रेस्पिरेशन है, टू टाइप्स का हो सकता है, एक एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, जबकि एनारोबिक रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, एनर्जी नहीं, जिसके अंदर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती है, दैट इज़ नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। जिसमें ऑक्सीजन के बिना ब्रेक डाउन होता है, विदाउट ऑक्सीडेशन, दैट इज़ एनारोबिक। जबकि जिसमें ऑक्सीजन के यूज़ से कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन होता है, दैट इज़ एरोबिक रिएक्शन, एरोबिक रेस्पिरेशन। और ऑब्वियसली जहाँ ऑक्सीजन होगी उसके कारण ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा और ब्रेक डाउन होगा, तो जिससे ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है कंपेरेटिव टू एनारोबिक रिएक्शन रेस्पिरेशन। इसमें एनारोबिक में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस हो पाता है, जबकि एरोबिक में आगे फर्दर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी होता है, जिसके थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मीन्स जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीजन से जनरेट होते हैं वो मूव करते हैं, जिसके कारण जो NADH और FADH2 जनरेट होता है उसके थ्रू ATP जनरेट होती है, उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है प्रोटॉन पंप के थ्रू। लेकिन एनारोबिक में क्योंकि NADH ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती तो इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होते, एंड जिस कारण ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के कारण जो ATP जनरेट होती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में नहीं हो पाता, जिसके कारण ऑब्वियसली सिर्फ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के कारण ही ATP जनरेट होगी, वही एनारोबिक रेस्पिरेशन में जनरेट होगी। और वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस में होता है, जिसके कारण 2 ATP जो नेट ATP जनरेट होते हैं वो 2 ATP जनरेट होता है, और एनारोबिक में जो एनर्जी जनरेशन होती है वो लगभग 2 ATP की ही होती है, जबकि एरोबिक के अंदर लगभग 30 से 32 ATP जनरेट होती है। अगर हम बात करें एक ग्लूकोज की, तो 1 ग्लूकोज यानी कि 180 ग्राम ग्लूकोज, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 1 मोल का 180 ग्राम होता है, तो 180 ग्राम ग्लूकोज का जब फुली ऑक्सीडेशन होता है तो CO2 वाटर एंड एनर्जी जनरेट होती है। एंड ये रिएक्शन जो होती है वो एक एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, यानी यहाँ पे एनर्जी हीट जनरेट होती है और एनर्जी जनरेट होती है, और ये जो एनर्जी जनरेट होती है ये लगभग 686 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ ग्लूकोज जनरेट होती है, यानी कि 1 मोल ग्लूकोज के फुली ब्रेकडाउन से, फुली ऑक्सीडेशन से लगभग 686 किलो कैलोरी की एनर्जी जनरेट होती है, जो कि सेल ATP के रूप में स्टोर करता है। और ये ATP 30 या 32 ATP बनते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से। अच्छा, ये जो 30, जबकि एक ATP जो होती है 1 ATP वो लगभग 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी जनरेट करती है, तो 7.3 × 30 करेंगे तो लगभग यही अमाउंट आता है। अच्छा, अब ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, इनके स्टेप्स की अगर हम बात करें तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन में मेनली जो स्टेप्स होते हैं वो 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलाइसिस, जिसे हम एम्बेडेन मेयरहोफ रिएक्शन भी कहते हैं, मेयरहोफ पाथवे। सेकेंड स्टेज इज क्रेब्स साइकिल,
क्योंकि इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बनता है, इसीलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। एंड थर्ड स्टेज इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एरोबिक सेलुलर रिएक्शन में जो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन थर्ड स्टेज होती है, ये जो 2 स्टेज होती हैं क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये दोनों सिर्फ एरोबिक रिएक्शन में ही होंगी, जबकि एनारोबिक में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस से रिएक्शन होगी। तो एरोबिक में तीनों स्टेप्स इन्वॉल्व होंगी, जबकि एनारोबिक रिएक्शन में सिर्फ फर्स्ट स्टेप यानी कि ग्लाइकोलाइसिस ही प्रेजेंट होती है। क्रेब्स साइकिल जो होती है इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है सिट्रिक एसिड बनता है, इसलिए सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि जो सिट्रिक एसिड होता है उसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़े हुए होता है, इसलिए इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल भी कहा जाता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन जो NADH, जो इन 2 साइकिल में ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल में जो NADH एंड FADH2 जनरेट होते हैं उनका फर्दर फॉस्फोराइलेशन होता है और उनसे ATP जनरेट होती है। वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू होता है जिसमें साइटोक्रोम्स इन्वॉल्व होते हैं और प्रोटॉन पंप जनरेट होता है। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो जनरली साइटोप्लाज्म में होता है, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट्स, सभी में साइटोप्लाज्म के अंदर ही ग्लाइकोलाइसिस होगा। जबकि क्रेब्स साइकिल जो होता है ये प्रोकैरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्म में होगा, क्योंकि वहाँ प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए प्रोकैरियोट्स के अंदर क्रेब्स साइकिल साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है क्रेब्स साइकिल जो स्टार्ट होती है। जबकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होता है ये प्रोकैरियोट्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंड यूकैरियोट्स में यूकैरियोट्स के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसकी इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंटिन्यू होती है जिससे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। तो इसे ये जो यूकैरियोट्स में होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इस जगह पर होता है glycolysis. Now at first this video is about glycolysis. तो हम सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो ग्लाइकोलाइसिस को डिटेल में स्टडी करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वर्ड दिया गया है ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है ग्लाइकोलाइसिस। जिसमें एक है ग्लाइकिस एंड द सेकेंड वर्ड है लाइसिस। ग्लाइकिस यानी स्वीट, और स्वीट का मतलब हमारा ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट, एंड लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग यानी ब्रेकडाउन, उसके मिलकर ये ग्लाइकोलाइसिस वर्ड बना है, ग्रीक वर्ड से बना है। इसे सबसे पहले एम्बेड मेयरहोफ ने दिया था, इसीलिए हम एम्बेड मेयरहोफ पाथवे भी कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस को। ये जो ओवरऑल अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो इसके अंदर ग्लूकोज का फर्स्ट ब्रेकडाउन होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, दोनों ही प्रोकैरियोट यूकैरियोट में। एनारोबिक में सिर्फ फर्स्ट स्टेज पाई जाएगी, जबकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें फर्दर ये क्रेब्स साइकिल में होता है, कंटिन्यू होती है। ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट जनरेट होते हैं, और इसके अंदर टोटल 10 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। उन 10 स्टेजेस के कारण ये 10 स्टेजेस में जाकर टोटल ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होता है। 10 स्टेजेस में से जो फर्स्ट की 5 रिएक्शन होती हैं वो रिएक्शन तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उनमें एनर्जी यूज्ड होती है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज होता है, क्योंकि एनर्जी यहाँ यूज़ होती है। जबकि लास्ट की जो 5 रिएक्शंस होती हैं वो एनर्जी जनरेट होती हैं, यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है जिसे हम बोलते हैं पे ऑफ रिएक्शन या पे ऑफ रिएक्शन, क्योंकि यहीं पे एनर्जी जनरेट होगी।
तो अगर हम शुरू की फर्स्ट 5 स्टेज की बात करें तो सबसे पहले ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल होता है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है उसका सबसे पहले फॉस्फोराइलेशन होता है। तो फर्स्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो इसका फॉस्फोराइलेशन होगा, और फॉस्फोराइलेशन होने के लिए जो ये एंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो एंजाइम है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो जो फॉस्फोरस ग्लूकोज से जुड़ता है वो फॉस्फोरस एटीपी से आता है। तो एटीपी का डीफॉस्फोराइलेशन होगा, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगी, एंड एक फॉस्फोरस जो है ये फॉस्फोरस ग्लूकोज से जाके जुड़ जाता है। और ये फॉस्फोरस क्योंकि एटीपी से आया है, इसके लिए यहाँ पे जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, काइनेज एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। काइनेज में ही ये टेंडेंसी होती है कि वो एटीपी से फॉस्फोरस लेके सबस्ट्रेट में जोड़ता है। तो काइनेज एंजाइम यहाँ रिक्वायर्ड होता है, और ग्लूकोज क्योंकि हेक्सोज शुगर है इसीलिए इस काइनेज को पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। एंड यहाँ पे बाइवेलेंट कैटायंस की भी ज़रूरत होती है एज ए कैटालिटिक एक्टिविटी, जो कि जनरली मैग्नीशियम आयन या मैंगनीज आयन होते हैं। इसके बाद ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। जो ग्लूकोज होता है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 6 कार्बन होते हैं। तो जो ये ग्लूकोज है इसके 6 कार्बन पर ये हाइड्रोजन रिमूव होके फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, फॉस्फोरस जुड़ जाता है और बन जाता है आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फॉस्फोराइलेशन इसलिए रिक्वायर्ड होता है ताकि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर ना जा सके, यानी कि सेल के अंदर ही रहे, सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट ना हो सके, इसीलिए इसका फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि ये जो ग्लूकोज शुगर होती है ये रिड्यूसिंग शुगर होती है और ये पोलर शुगर है, पोलैरिटी होती है इसके अंदर, और पोलैरिटी होने के कारण ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जा सकती है। इस कारण इसको ग्लूकोज फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा जाता है ताकि इसकी पोलैरिटी डिक्रीज हो जाए और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही रहे। अच्छा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के बाद आइसोमरेज एंजाइम आता है और इस हेक्सोज शुगर, जो कि ये एक एल्डोज शुगर है, एल्डिहाइड ग्रुप क्योंकि होता है इसके अंदर, मेन जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो ग्लूकोज जो है एल्डोज शुगर है, इसको कीटोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है, यानी फर्स्ट कार्बन पे जो ये ऑक्सीजन जुड़ी है उसको जोड़ देता है ये सेकेंड कार्बन पे, यहाँ से ऑक्सीजन जुड़ जाती है और इस तरह का मॉलिक्यूल बनता है। वन टू थ्री फोर 5 एंड 6 इस तरह का मॉलिक्यूल बनता है, दैट इज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे। तो ये बन जाता है आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्योंकि ये आइसोमर है इसलिए यहाँ पे जो एंजाइम रिक्वायर्ड होगा दैट इज आइसोमरेज एंजाइम। इसका फर्दर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम आता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, इसका फर्दर फॉस्फोराइलेशन होता है, एक और बार फॉस्फोराइलेशन होता है, और जो फॉस्फोराइलेशन के लिए एटीपी फॉस्फोरस आता है वो वापस से एटीपी के हाइड्रोलाइसिस के कारण आ रहा है, इसीलिए वापस से यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो काइनेज ही होगा। और क्योंकि फ्रक्टोज शुगर का सबस्ट्रेट है जिसका फॉस्फोराइलेशन हो रहा है इसीलिए इसे नाम देते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। एंड ये फर्दर डिवाइड, ये जो रिएक्शन होती है सेकेंड रिएक्शन ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, जबकि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, और थर्ड रिएक्शन भी इरिवर्सिबल होती है। यहाँ से ये कन्वर्ट, इसका वापस फॉस्फोराइलेशन होता है और बनता है आपका फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट।
बिस फॉस्फेट यानी कि फर्स्ट एंड 6 कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन का भी फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, यहाँ पे फॉस्फोरस जुड़ जाता है एंड फर्स्ट एंड 6 क्योंकि दोनों ही अलग अलग कार्बन है इसीलिए इसे बिस फॉस्फेट कहा जाता है। अगर दोनों फॉस्फोरस एक ही कार्बन से जुड़े होते तो इसे डाइफॉस्फेट कहा जाता। तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम होता है और काइनेज है तो ऑब्वियसली एक बाइवेलेंट केटायन की भी ज़रूरत पड़ेगी और वो बाइवेलेंट केटायन आपका मैग्नीशियम या मैंगनीज केटायन होते हैं। इसके बाद इस फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का फर्दर रिडक्शन होता है, इसका क्लीवेज होता है। क्लीवेज यानी कि बीच में से टूट जाता है, ये क्योंकि 6 कार्बन की शुगर है ये टूटती है 3-3 कार्बन की शुगर में। 3 कार्बन के 2 अलग अलग कंपाउंड बनते हैं, एक बनता है आपका, और यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो होता है एल्डोलेज। एल्डोलेज प्लस जिंक आयन रिक्वायर्ड होते हैं, जिसके कारण इसका ये भी रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और इसके कारण आपका बनता है ग्लीसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP। जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो ग्लीसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ही आइसोमर है। तो आइसोमरेज एंजाइम के थ्रू ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। आइसोमरेज एंजाइम आता है वो इस आइसोमर को डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को ग्लीसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल हमें ग्लीसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मिलते हैं ओवरऑल हमें जो मॉलिक्यूल्स मिले हैं जो ऑब्टेन किया है हमने वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लीसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मिलते हैं। अब ये 2 मॉलिक्यूल जो हमें मिले हैं, अब ये 2 आगे की 5 रिएक्शंस में जाएंगे और वहाँ पे एनर्जी जनरेट होगी। यहाँ ओवरऑल जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई है, जो एनर्जी ATP का हाइड्रोलाइसिस हुआ है, एनर्जी रिक्वायर्ड हुई जो फर्स्ट 5 रिएक्शन में, ये 2 ATP हुई है। तो अब ये फर्दर ग्लीसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो आगे की 5 रिएक्शंस होंगे उनमें ATP जनरेट होंगे, तो वो हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि हमने बात की शुरू की फर्स्ट 5 स्टेज में तो एनर्जी यूज होती है, इन्वेस्ट होती है। नेक्स्ट 5 स्टेजेस में जो हमारे शो के 5 स्टेज में जो 2 मॉलिक्यूल्स ग्लीसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बने थे, ये ग्लीसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का केमिकल स्ट्रक्चर है। अगर ग्लीसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होता है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो होता है डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ से हाइड्रोजन निकाल कर इसका ग्लीसरल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता है और ऑब्वियसली अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है तो वो जुड़ता है NAD से एंड NAD आपकी कन्वर्ट हो जाती है NADH में। NAD प्लस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है NADH में। तो ये NAD प्लस प्लस H और ये जो H आया है दैट इज़ फ्रॉम ग्लीसरल्डिहाइड से। एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो वो एसिड ग्रुप में कन्वर्ट होगा और एसिड ग्रुप में कन्वर्ट होगा तो बनेगा आपका ग्लीसरेट। ग्लीसरेट बनता है जिसको हम ऐसे शो करते हैं CH2P और साथ में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी जुड़ता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मतलब ये है कि ये फॉस्फेट ATP से ना आके फॉस्फोरिक एसिड वगैरह जो साइटोप्लाज्म में अलग इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं उनसे आके ये फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, इसीलिए यहाँ काइनेज एंजाइम की रिक्वायर्ड नहीं होगी, फॉस्फोराइलेज एंजाइम की रिक्वायर्ड होगी और ये फॉस्फोरस इससे जुड़ जाता है। तो अब इसकी नंबरिंग हो जाएगी 1 3 1 3 बिस फॉस्फो, दोनों अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं फॉस्फेट इसलिए बिस फॉस्फोग्लीसरेट, फॉस्फोग्लीसरेट ये बनता है आपका इसका ऑक्सीडेशन से। अब यहाँ इसका फर्दर ऑब्वियसली 2 मॉलिक्यूल हैं उनका ऑक्सीडेशन होगा तो 2 NADH बनेंगे यहाँ पे एंड 2 ही फॉस्फोरस जुड़ेंगे इससे। यहाँ पे जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनता है अब इसका डीफॉस्फोराइलेशन होता है जिससे हमारा बनता है और क्योंकि डीफॉस्फोराइलेशन होगा तो यहाँ से ATP निकलेगी,
ATP यहाँ से निकलती है पहले वाले कार्बन से और ADP से जुड़ जाती है, और ADP प्लस ये ATP जुड़ के आपका ATP में कन्वर्ट हो जाता है, और 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसीलिए 2 ATP बनेगी यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ ATP से फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली एंजाइम होगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, क्योंकि फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज, फ्रक्टोनी ग्लिसरोकाइनेज, क्योंकि जब ADP से ATP जुड़ती है, ये हमने बात की थी, अगर काइनेज ही एंजाइम होता है जो फॉस्फोरस को ATP से जोड़ता है या ATP से निकालता है, और इसके लिए जो बाइवेलेंट कैटायन मैग्नीशियम एंड मैंगनीज होंगे वो रिक्वायर्ड ही होंगे। और ये जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है अब ओनली 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। फॉस्फो, क्योंकि ये वाला फॉस्फोरस तो निकल गया, बचे हुए 3 कार्बन पे फॉस्फोरस जुड़ी हुई है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ये सारी रिएक्शंस जो होती हैं वो रिवर्सिबल भी होती हैं। अब ये 2 मॉलिक्यूल्स जो बने हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट के, इनका फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम आता है। म्यूटेज एंजाइम इस जो ये तीसरे कार्बन पे फॉस्फोरस जुड़ी है इसको रिप्लेस कर देता है, दूसरे कार्बन पर प्लेस कर देता है। तो ये जो तीसरे कार्बन से फॉस्फोरस जुड़ी थी वो दूसरे कार्बन पे शिफ्ट हो जाती है और हाइड्रोजन इधर आ जाती है। तो यहाँ तो CH2OH हो जाता है एंड देन CHOP एंड C डबल बॉन्ड O माइनस, ये ग्रुप जुड़ जाता है ग्लिसरेट ग्रुप। एंड अब क्योंकि ये दूसरे कार्बन पे फॉस्फोरस जुड़ गई है इसीलिए इसे हम नाम दे देंगे 2 फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये जो म्यूटेज है 3 फॉस्फोग्लिसरेट को 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर देता है। देन फिर एक एंजाइम आता है इनोलेज एंजाइम। ये सारी रिएक्शंस रिवर्सिबल होती हैं। इनोलेज एंजाइम आता है। इनोलेज एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट को यहाँ से कन्वर्ट करता है आपका फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। 2 मॉलिक्यूल बनते हैं आपके फॉस्फोइनोल पायरुवेट के। दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे फॉस्फोइनोल पायरुवेट्स के एंड देन इस फॉस्फोइनोल पायरुवेट्स को इनोलेज ने जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट में बना है ये एक रिएक्शन होती है। ये जो लास्ट की रिएक्शन होती है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। फर्स्ट 5 स्टेज में 2 इरिवर्सिबल रिएक्शन थी एंड लास्ट की 5 स्टेज में जो ये लास्ट वाली रिएक्शन होती है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। और ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट 2 पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका डीफॉस्फोराइलेशन होता है तो यहाँ पे 2 ADP ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉस्फोइनोल पायरुवेट से फॉस्फोरस निकलकर ADP से जुड़ जाती है तो ऑब्वियसली फॉस्फोरस निकलकर ADP से जुड़ेगी तो ये ADP ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो काइनेज एंजाइम रिक्वायर्ड होगा और ऑब्वियसली काइनेज है तो मैग्नीशियम या मैंगनीज आयन भी बाइवेलेंट कैटायन जो ज़रूरी होंगे इस रिएक्शन के लिए वो भी रिक्वायर्ड होंगे। इस प्रकार टोटल जो ADP बन रही है यहाँ पे जो डायरेक्टली ATP जनरेट हो रही है इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन के थ्रू सबस्ट्रेट से ATP जनरेट हो रही है इसीलिए इसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एंड यहाँ पे 2 स्टेज में फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। यहाँ पे टोटल ओवरऑल 2 ATP यहाँ जनरेट हो रही है और लास्ट स्टेज में 2 ATP, तो ओवरऑल 4 ATP तो यहाँ जनरेट हुई जिसमें से 2 ATP आपके शुरू की फर्स्ट स्टेज में 5 स्टेज में रिक्वायर्ड हो गई थी, यूज़ हो गई थी। तो नेट गेन जो ATP का होता है वो 2 ATP का ही होता है प्लस 2 NADH का होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में एक NADH से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक NADH से 2.5 ATP जनरेट होती है। तो ओवरऑल 2 NADPH से लगभग 5 ATP जनरेट होगी। तो हम बात कर सकते हैं कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस से 5 + 2
ओवरऑल 7 ATP का नेट गेन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 ATP जो बन रहे हैं, गेन हो रहे हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, वही जनरेट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट and keep subscribing our channel gurukpo.com.